द नेक्स्ट रूल वी आर टॉकिंग अबाउट बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर बोलना चाहूँगा एक रूल के 4 नाम हैं यहाँ पर, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालांकि इसके बारे में हमारी लास्ट क्लास में बात हुई थी, लेकिन मैं अब कहूँगा बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1-2 एग्जाम्पल शेयर करूँगा आप लोगों के साथ यहाँ पर, एंड लिसन टू दोज एग्जाम्पल्स वेरी वेरी केयरफुली। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन जहाँ पर हम कहते हैं जब हम एक सेंटेंस को पढ़ते हैं लेकिन उस एक सेंटेंस के 2 मीनिंग निकलते हैं, द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस, तो वहाँ पर हमें रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन अप्लाई करना चाहिए। जहाँ पर लिटरल इंटरप्रिटेशन प्लेन है और एक सेंटेंस का एक सिंगल मीनिंग है, वहाँ पर हमें बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं करना है। दूसरी बात जो यहाँ लिखी हुई है, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिसचीफ रूल, ऑल्सो कॉल्ड एज हिडन रूल, ऑल्सो कॉल्ड एज पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। तो एक ही रूल के 4 नाम हो गए आपके पास। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, और कई बार इसको कुछ ऑथर्स ने नाम दिया गोल्डन रूल, तो हो सकता है एक 5वां नाम भी आपके पास एग्जाम में देखने के लिए मिले। तो एक ही रूल के 4-5 नाम हैं, और ये रूल जो है इसके अंदर इंटरप्रिटेशन करते समय हमें 4 चीज़ों को दिमाग में रखना है, 4 चीज़ें अप्लाई करनी है। नंबर 1, वट वाज द ओल्ड लॉ बिफोर मेकिंग द न्यू एक्ट। अब हम न्यू एक्ट का बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन हमें सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है, वट वाज द ओल्ड लॉ बिफोर मेकिंग द न्यू एक्ट, और ओल्ड लॉ कुछ था भी या नहीं था। एंड नंबर 2, वट वाज द मिसचीफ फॉर विच द अर्लियर लॉ डिड नॉट प्रोवाइड। ऐसी क्या गड़बड़ियां हो रही थी समाज में, सोसाइटी में, जिसके लिए ओल्ड लॉ रोकथाम नहीं कर रहा था। नंबर 3, वट इज द न्यू रेमेडी दैट द न्यू एक्ट और द न्यू लॉ हैज प्रोवाइडेड। न्यू एक्ट ने या न्यू लॉ ने क्या रेमेडी प्रोवाइड की है जो कि ओल्ड लॉ में अवेलेबल नहीं थी। एंड नंबर 4, व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग द न्यू रेमेडी। वो न्यू रेमेडी प्रोवाइड करने के पीछे लॉ मेकर का पर्पस क्या है, लॉ मेकर वो न्यू रेमेडी प्रोवाइड क्यों करना चाहता है। तो 4 बातें, न्यू लॉ बनने से पहले ओल्ड लॉ क्या था सोसाइटी में जो चल रहा था। नंबर 2, न्यू लॉ ऐसा कौन सा मिसचीफ हो रहा था सोसाइटी में जिसको ओल्ड लॉ रोक नहीं रहा था। न्यू लॉ क्या न्यू रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी न्यू रेमेडी, कौन सा न्यू रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है जो न्यू लॉ है, जो कि ओल्ड लॉ प्रोवाइड नहीं कर रहा था। और न्यू रेमेडी देने के पीछे लॉ मेकर का पर्पस क्या है। इसमें अब एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर आजकल, दैट इज वन एग्जाम्पल विच आई लाइक टू टेक। महाराष्ट्र में, अब थोड़ा सा मैच्योर एग्जाम्पल है बट आई थिंक वी पीपल आर मैच्योर इनफ टू टेक दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल। महाराष्ट्र में स्पेशली मैं कहूँगा मुंबई में या जो दूसरी डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। तो द बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया गोइंग डाउन टू मुंबई फॉर डूइंग द जॉब्स, तो अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, और फिर वहाँ पता चलता है कि एक लड़का प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ पहुँचता है कि मुझे रूम रेंट पे चाहिए, या एक लड़की पहुँचती है प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ कि मुझे रूम रेंट पे चाहिए, लेकिन रूम का रेंट इतना ज़्यादा है कि वो अलग अलग नहीं दे सकते, अकेले अकेले नहीं दे सकते। तो प्रॉपर्टी डीलर उन दोनों को आपस में मिलवा देता है कि अगर आप दोनों इकट्ठे रह सकते हैं तो मैं आपको रूम दिलवा देता हूँ, दैट मे बी 1 रूम 1 BHK सेट, 1 किचन 1 बाथरूम 1 रूम सेट। अगर आप लोग एक साथ रह सकते हैं तो मैं आपको रूम दिलवा देता हूँ, क्योंकि रेंट ज़्यादा है, आप अकेले अकेले अफोर्ड नहीं कर पाओगे, लेकिन मिलकर करोगे, मैं लैंडलॉर्ड से बात कर लेता हूँ और ये रूम आपको दोनों को ज्वाइंटली रेंट पे मिल जाएगा। और बॉम्बे में ये कल्चर शुरू हो गया, लैंडलॉर्ड्स प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहते हैं। आज की तारीख में तो मैं कहूँगा मुंबई कहना सही होगा, तो मुंबई में ये कल्चर शुरू हो गया, मतलब, लेकिन जब ये बॉम्बे था ये कल्चर तब से चला आ रहा है, और आज मुंबई है तो भी ये कल्चर अभी भी है। तो अब लिव इन रिलेशनशिप्स का कस्टम एक शुरू हो गया, और फिर होता गया है कुछ टाइम के बाद, इफ द बॉय लीव्स द गर्ल एंड इफ दे स्विच आउट ऑफ द रिलेशनशिप एंड द गर्ल इज इमोशनली टॉर्चर्ड और व्हाटएवर, तो लड़की के पास कोई रेमेडी नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंड, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को दिख रहा था कि समाज बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है, तो फिर लॉ भी बनना चाहिए, और फिर एक नया लॉ बना दिया कि अगर एक लड़का और एक लड़की एक छत के नीचे रहते हैं, शादी किए बिना लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो एज पर द न्यू लॉ मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उस लड़की को एक वाइफ के सारे लीगल राइट्स मिलेंगे, लॉफुली वेडेड वाइफ के इक्विवेलेंट उसको माना जाएगा। जब ये लॉ नहीं बना था तब भी एक साथ रहते थे, अब ये लॉ बन गया है तब भी एक साथ रहते हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, असर क्या पड़ेगा, इसका फायदा क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या है, व्हाट इज बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन, एनीबडी
एनीबडी गिव मी द आंसर, इसका फायदा क्या होगा? सो somebody saying it is a good law. फरीदाबाद says remedy available now. किसको रेमेडी मिलेगी, बॉय को या गर्ल को? विल बी गेटिंग द रेमेडी नाउ. मुजफ्फरनगर says girls are safe. जनकपुरी says girls. नॉर्थ कैंपस says boys. लड़के को आप लॉफुली वेडेड वाइफ तो नहीं कहेंगे? खैर, एनी हॉस, नाउ द पॉइंट इज कि अगर आज की तारीख में अगर एक लड़का लिव इन रिलेशनशिप में से बाहर स्विच आउट करता है, व्हेन दे आर इन द रजिस्टर्ड लिव इन रिलेशनशिप, तो उस लड़के को पता चलेगा अपनी फ्यूचर इनकम में से 50% या अपनी एसेट्स में से 50% उस लड़की को देना पड़ेगा. सो अगर लड़के को अब लिव इन रिलेशनशिप में से स्विच आउट करना है तो उसको 50 बार सोचना पड़ेगा कि मैं इस रिलेशनशिप में से स्विच आउट करूं या ना करूं. तो जो ब्रेकअप्स पहले हो रहे थे, अब कहने से वो नंबर ऑफ ब्रेकअप्स थोड़े से कम हो जाएंगे. अब इसमें और ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते हम लोग, क्योंकि दिमाग चलाने के लिए आप बैठेंगे तो फिर बहुत कुछ दिमाग चलाते रहोगे आप लोग. बट नाउ द पॉइंट इज, इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लड़कियों को जो रेमेडी पहले नहीं मिलती थी वो रेमेडी अब मिल रही है. नाउ दिस इज द रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन. एक नया एक्ट अभी 2013 में आया, मुझे लगता है बड़ी नाइंसाफी होगी अगर मैं उस एक्ट का नाम ना लूं. प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एट द वर्क प्लेस, इन द ऑफिस एंड ऑल दैट. तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया. और अगर मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप सब लोग भी जब जॉब ज्वाइन करेंगे तो उस वक्त आप सब लोगों को वो एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा. दैट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, वेदर यू आर अ बॉय और यू आर गर्ल, वेदर यू आर अ मेल और फीमेल. आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फॉर द वुमेन इन दैट एक्ट ओवर देयर. मतलब इवन एट योर वर्क प्लेस सेंडिंग एन ऑब्सीन SMS टू द फीमेल कलीग is sexual harassment. So it is not only touching in the wrongful manner, but even sending those SMSs, even staring, घूर कर देखना भी जो है उसको sexual harassment माना जाता है. तो कुछ चीज़ें आप सब लोगों को आइडिया होनी चाहिए, और वहाँ जाकर मतलब ऐसा ना हो कि ऑफिस में बॉयज़ के साथ बॉयज़ के ऊपर कुछ केस बन रहे हो तो बॉयज़ को बहुत संभल कर चलना चाहिए. एंड स्पेशली आई एम टेलिंग द बॉयज़, प्लीज़ रीड द एक्ट वेरी वेरी केयरफुली, ताकि आप लोग फ्यूचर में उस एक्ट में फंसे ना. और आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों को उस एक्ट में रॉन्गफुल एक्टिविटीज माना गया है. हालांकि थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा. हिंदुस्तान में ऐसा कोई एक्ट नहीं है जिसमें लिखा हो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फॉर मेन. मतलब मेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में कोई एक्ट नहीं है. आपके ओपिनियन में ऐसा कोई एक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इफ़ अ मेल सबॉर्डिनेट इज बीइंग हरास्ड बाय द फीमेल बॉस, तो क्या उसके लिए भी इंडिया में ऐसा कोई एक्ट होना चाहिए? येस और नो? तो अभी उसमें ना जाएं, अभी उसमें कंट्रोवर्सी में ना जाएं, एंड लेट अस फोकस वेयर वी आर ओवर हियर. सो समबडी इज टेलिंग मी इन द नॉर्थ कैंपस को एक बहुत पुरानी मूवी याद है, ऐतराज. तो लेट अस नॉट गो इनटू दैट. हैप्पी मेन डे द्वारका. तो एवरीबडी इज यूनानिमस ऑन दिस, और सब लोगों का आंसर जनकपुरी, नॉर्थ कैंपस, अंबाला, द्वारका, फरीदाबाद, बरेली, फरीदाबाद, न्यू, एंड देन आई से मुजफ्फरनगर ऑल्सो. एवरीवेयर द आंसर इज yes, yes and yes over there. नॉर्थ कैंपस ने पूछा स्टेयरिंग फॉर हाउ मच टाइम. अब उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, गूगल सर्च कीजिएगा एंड ट्राई टू फाइंड आउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस ऑन दिस. इसको हम नाम देते हैं पॉश एक्ट, POSH, पॉश एक्ट 2013. आपको बहुत कुछ मिलेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में. डू द गूगल सर्च फॉर योर सेल्फ एंड यू विल फाइंड आउट कि इतना मटेरियल, इतनी प्रेजेंटेशंस, इतनी रिप्रेजेंटेशंस इसके ऊपर तैयार हैं. अमेरिकन कंपनीज ने भी किया, इंडियन कंपनीज ने भी किया, और इंडक्शन प्रोग्राम के टाइम पे आपको ये पॉश एक्ट पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है. आपसे एग्जाम लिया जाता है आपका, ये आपको ये पॉश एक्ट पूरा समझ में आ जाना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग इन द कंपनी. नो, बट बॉटम लाइन है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को तभी यूज कीजिए व्हेन द वर्ड्स इन द स्टैट्यूट आर एम्बिगुअस एंड केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग. फिर से कहूंगा, अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन प्लेन है एंड वन सेंटेंस इज केपेबल ऑफ वन मीनिंग ओनली, तो उस केस में फिर आप बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन अप्लाई ना करें. सिर्फ तभी अप्लाई करें व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द लॉ इज एम्बिगुअस. टू अनाउंसमेंट्स. आवश्यक सूचना. पहली आवश्यक सूचना,
Friday there is no class. Monday we are coming back. And this is due to exams. कुछ सेंटर से मैसेज आ रहा है कि सर अभी क्लास मत लो, तो इट इज ड्यू टू एग्जाम्स. देयर इज नो क्लास ऑन फ्राइडे. And Monday there will be regular class. Announcement number 2, and that is जिन्होंने आज बैच ज्वाइन किया है या जो आगे ज्वाइन कर रहे हैं, ये पी करने का क्या मतलब है रोहतक? इट इज सच अ टॉर्चर. हाँ, बहुत बुरा लगता है मेरे साथ बैठना. हाँ, दूसरा है मतलब क्या मैं कोई कसाई हूँ क्या मतलब? हाँ. नंबर 2 दैट इज आई से जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं. जिन्होंने आज ज्वाइन किया, बीच में कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर is available for students joining late in batch. अपने सेंटर पे रिक्वेस्ट कीजिएगा तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा. चलिए आगे शुरू करते हैं.